3। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पाठ्यकला पे। तो इस पे हम लोग UGC नेट से रिलेटेड जो PYQ के यहाँ पे सीरीज चला रहे थे, तो उसका आज हमारा ये अगला वीडियो है। ठीक है, तो जिसमें कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे UGC नेट से संबंधित हिस्ट्री के PYQ देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि हिस्ट्री से संबंधित जो PYQ देख रहे हैं। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं जून 2014 के UGC नेट के प्रश्न पत्रों का हम लोग यहाँ पे हल देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 2011 और 2012 और 2013 ये 3 सालों के लगभग 6 प्रश्न पत्रों का हम लोगों ने विश्लेषण देखा। आज से हम लोग 2014 के प्रश्न पत्रों को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें जून 2014 के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा पाठ्यकला का जो चैनल है, इसमें आप लोगों को हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड UGC नेट के कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे इस चैनल से जितना जल्दी हो सके आप लोग जुड़े और अपने UGC नेट के सपने को यहाँ पे साकार करने में ये कहीं ना कहीं आप लोगों की मदद कर सकती है। ये एक तरीके से रिवीजन करने में और साथ ही साथ PYQ सीरीज आप लोगों को UGC नेट के एग्जामिनेशंस के पैटर्न को समझने में काफ़ी मदद करती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो ये सीरीज चालू किए हैं, तो इस सीरीज का आज हमारा जो अगला वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड है और ये जून 2014 के प्रश्न पत्र हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे हिंदी मीडियम में प्रश्न पत्रों की व्याख्या करता हूँ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न जो हमारा है, तो मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये जो प्रश्न पत्र हमारा है जिसका विश्लेषण आज हम लोग देखने जा रहे हैं, वो आपका जून 2014 के प्रश्न पत्र हैं। ठीक है, जून 2014 के ये प्रश्न पत्र हैं, जिसमें 50 पहले चूँकि 50 MCQs आते थे, तो वही 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न जो हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने का प्रश्न दिया गया है ना, यानी कि पहली को दूसरी से मिलाना है आपको। तो जाली प्रकार की उत्खनन विधि, स्तर विन्यास की सिद्धांत, रेडियो कार्बन तिथि क्रम पद्धति और त्रिआयामी मापन पद्धति, ये किनसे संबंधित है वही आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो जाली प्रकार की जो उत्खनन पद्धति है वो आपका RM व्हीलर से संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात करें RM व्हीलर से संबंधित है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें स्तर विन्यास के सिद्धांत, तो ये आपका थॉमस जेफरसन से संबंधित है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें रेडियो कार्बन तिथि क्रम पद्धति का, तो ये आपका FW लीबी से संबंधित है। और त्रिआयामी मापन पद्धति की अगर हम लोग बात करें, तो ये आपका संबंध है ब्रिट रिवर से। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न 1 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, है ना, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें है कि किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ नवपाषाणकालीन मानव जमीन में गड्ढा खोद कर रहते थे। ठीक है, यानी कि नवपाषाणकालीन स्थल है और वहाँ पे मानव जमीन में गड्ढा खोद के रहते थे। तो कर्नाटक, असम, कश्मीर, मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कश्मीर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कश्मीर में एक स्थल है नवपाषाणिक स्थल, जिसको हम लोग बुर्जहोम के नाम से जानते हैं ना। तो यही बुर्जहोम की बात कर रहा है। तो यहीं पे लोग गड्ढा खोद के ज़मीन में रहते थे, ये कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो हड़प्पा से संबंधित यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आपको मिलान करने हैं सूची 1 को सूची 2 से। तो तांबा, शंख, लाजवर्द और सोना कौन से किधर से आते थे? तो तांबा का संबंध आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान से हो जाएगा। तो हम लोग ये जानते हैं तांबा का संबंध राजस्थान से हो जाएगा। शंख का संबंध आपका कहाँ से हो जाएगा? कच्छ से हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लाजवर्द की बात करें तो इनका संबंध हो जाएगा अफगानिस्तान से। और सोना की अगर हम लोग बात करें तो इनका संबंध हो जाएगा दक्कन से। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, तो इसमें है कि युद्ध के निम्नलिखित शास्त्रों में कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में अप्राप्य है? मतलब जो हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में नहीं पाए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे शास्त्र थे? तो धनुष और तीर, ये तो आपके पाए जाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ए जो ऑप्शन जहाँ होगा वो गलत हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है। 2 ऑप्शन हमारे पास बच गए। तो तलवार, ढाल और शिरस्त्राण, है ना।
तो इस तरीके से तलवार भी नहीं पाए जाते थे, ढाल भी नहीं पाए जाते थे और शिरस्त्राण भी यानी कि हेलमेट भी नहीं पाए जाते। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3, 4। ठीक है, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें यहाँ दी गई है कि निम्नलिखित पुरोहितों में से, है ना, निम्नलिखित पुरोहितों में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था, है ना, कि जब यज्ञ होता था तो उसका निरीक्षण कौन करता था, कौन से पुरोहित, होता, ब्रह्मा, उद्गाता, अथर्वयु। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रह्मा। ब्रह्मा ही एक पुरोहित होते थे जो एक तरीके से यज्ञ का निरीक्षण करते थे। अगर उद्गाता की बात करें तो ये सामवेद में गायन का काम करते थे ये, ठीक है, गायन का काम करते थे। और होता जो है वो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होता कहते थे, ठीक है, और अथर्वयु यजुर्वेद को पढ़ने वाले को कहा जाता था। नेक्स्ट अगर 6 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करें तो इसमें आपको मिलाने हैं सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है, ठीक है। तो स्रोत सूत का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बलि संबंधी नियम से, ठीक है। इसमें स्रोत सूत में बलि से संबंधित जो नियम होते हैं उसका जिक्र किया गया है। गृह सूत्र की बात करें तो ये संबंधित हो जाएंगे घरेलू अधिकार से। धर्म सूत्र की अगर हम लोग बात करें, ऑप्शन नंबर सी की धर्म सूत्र की अगर हम लोग बात करें तो ये जो करेक्ट हो जाएगा, इसमें धर्म और विधि से संबंधित बात की गई है। और सुलभ सूत्र की अगर हम बात करें तो ये यज्ञ वेदी को मापने के संबंधित हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करने के प्रश्न दिए गए हैं। तो सूर्य सिद्धांत, पुद्गल, होरोशास्त्र और एरिताइन वृद्धभांड। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सूर्य सिद्धांत का संबंध हो जाएगा आपका आर्यभट्ट से, ठीक है। पुद्गल का संबंध हो जाएगा आपका जैन धर्म से, ठीक है। और अगर हम बात करें होरोइन की, है ना, तो इसका जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूनानी से और एरिताइन मृदभांड का संबंध हो जाएगा आपका रोमन से। तो इस तरीके से 7 नंबर का जो प्रश्न है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें 8 नंबर प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 8 की, इसमें अधिकारी दिए गए हैं और उनसे संबंधित यहाँ पे विभागों को दिए गए हैं। तो कौन से अधिकारी किस विभाग से संबंधित हैं उनको आपको सुमेलित करना है। तो लक्षणाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, पन्याध्यक्ष। तो अगर हम बात करें लक्षणाध्यक्ष की बात करें तो ये आपका टकसाल विभाग से ही संबंधित हो जाएंगे। अगर सीताध्यक्ष की बात करें तो ये आपका कृषि विभाग से संबंधित हो जाएंगे। उसी तरह अगर हम लोग पोतवाध्यक्ष की बात करें तो ये मापतोल विभाग के अध्यक्ष हो जाएंगे। और पन्याध्यक्ष की बात करें तो ये आपका वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें जिसमें है कि अशोक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध, है ना, तो अशोक के काल में कलिंग युद्ध हुआ था, तो अशोक ने किस अपने अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है, ठीक है। तो ऑप्शन है जौगढ़ शिलालेख, धौली शिलालेख, रोमनदई स्तंभलेख और शहबाजगढ़ी शिल्प राजज्ञा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शहबाजगढ़ी शिल्प राजज्ञा, यानी कि यही वो शिलालेख थे अशोक के जिसमें कलिंग युद्ध के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की, तो निम्नलिखित शासकों में कौन सा सातवाहन वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। ऑप्शन में है श्रीयज्ञ, श्री सातकर्णी, पुलुमावी चतुर्थ, शिव श्री पुलुमावी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुलुमावी चतुर्थ। पुलुमावी चतुर्थ ही वो शासक थे जो सातवाहन वंश के अंतिम शासक थे। तो सातवाहन वंश बेसिकली आंध्र प्रदेश में थे और सिमुक इनके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम लोग बात करें तो किस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम पाई के मूल्य का सही गणना की थी, यानी कि पाई का जो वैल्यू है उसके बारे में सबसे पहले सही गणना किन्होंने करी थी। ऑप्शन में है आर्यभट्ट प्रथम, आर्यभट्ट द्वितीय, ब्राह्मणिर, ब्रह्मगुप्त। तो पाई का वैल्यू सर्वप्रथम सही तरीके से गणना करने वाले थे हमारे आर्यभट्ट प्रथम, ठीक है, आर्यभट्ट प्रथम। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है कि नहीं रहा है, तो ऑप्शन में दिया गया है प्रयाग, साकेत, वैशाली, मगध। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वैशाली। वैशाली पर चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में है कि भारत में किसके शासनकाल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु संत थॉमस आया था, है ना।
तो किनके शासनकाल में आए थे ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए संस्थामत? ऑप्शन में अकबर, गोंडो फर्निस, कन्फ्यूशियस और जहांगीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोंडो फर्निस, ठीक है, 5700 ईस्वी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो निम्नलिखित बौद्धपुरा स्थलों का सही कालानुक्रम क्या है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सांची, अमरावती, नागार्जुनकोंडा, फिर नालंदा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा अधिकारी मौर्य काल के प्रशासन में नहीं था? ठीक है, तो कौन मौर्य काल के प्रशासन से संबंधित नहीं है? प्रादेशिक संबंधित है, रज्जुक भी संबंधित है, युक्त भी संबंधित है, नायक नहीं था। तो नायक जो अधिकारी होते थे वो एक तरीके से विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हुआ करते थे, यानी कृष्णदेवराय के साम्राज्य से संबंधित हुआ करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो इसमें कथन और कारण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कथन जो है वो है कि भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ ही इतिहास लेखन कला दृढ़ता से स्थापित हो गई थी। ठीक है, तो 16वां नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया गया है। तो ये भी आपका ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। सल्तनत काल में भारत में कागज उद्योग विकसित हुए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये भी आपका क्या है, सही है। और ये एक तरीके से क्या है, इसकी व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो ये व्याख्या नहीं है, ये दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या एक दूसरे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर 17 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यह कथन किसका है कि दिल्ली के जागीर एवं संगत रास समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले उन शिल्पकारों से अधिक उत्तम हैं? तो ये किनके द्वारा कही गई है, किनकी स्टेटमेंट है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, मिन्हाजुस सिराज, इब्न बतूता, इसामी। तो इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अमीर खुसरो। तो ये किसकी कहना है, किसके कथन है? तो अमीर खुसरो जी की। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सल्तनत काल में सेना के प्रशासनिक देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता था? यहाँ पे सल्तनत काल की बात करी गई है, सेना का प्रशासनिक देखभाल कौन करता था? तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारे दिए गए हैं नायाब, वजीर, काजी, आरिज ए मुमालिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आरिज ए मुमालिक। ठीक है, तो इस पद का सृजन किसने किया था? तो इस पद का सृजन दिल्ली सल्तनत में बलबन के द्वारा किया गया था। ठीक है, बलबनी वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 19 नंबर प्रश्न की बात करें, तो इसमें है एक स्टेटमेंट है कि देश में अधिकांशतः अच्छी कृषि जोत है एवं भूमि बहुत उपजाऊ है, सैन्य संख्या लगभग 11 लाख है। विजयनगर राज्य के संबंध में उपरोक्त कथन किसका है? यानी कि विजयनगर के बारे में ये सारे कथन किनके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन में है नुनीज, अब्दुल रज्जाक, निकोलो कॉन्टी, डी बाराबोसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अब्दुल रज्जाक, जो देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने के लिए आए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, ठीक है, तो इसमें है कि निम्नलिखित में से किसका यह मत है कि एक महिला एक शासक के रूप में अपने दायित्व का भली भांति पूर्वक निर्वहन नहीं कर सकती, क्योंकि मूलभूत रूप से उसमें बुद्धि संपन्नता की कमी होती है। यानी कि एक तरीके से महिलाओं की यहाँ पे आलोचना कर रही है, कही गई है। तो ये कथन किनकी कथन है? तो 20वां नंबर जो प्रश्न दिया गया है ये कथन है आपका, ऑप्शन में है मिन्हाजुस सिराज, जियाउद्दीन बरनी, इसामी, याह्या बिन अहमद। ये कथन है इसामी। तो इसामी का कथन है एक तरीके से ये। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं कि शेरशाह सूरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, शेरशाह सूरी जो सूरवंश के शासक हुआ करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन है कि शेरशाह ने अफगानिस्तान से लेकर उड़ीसा तक फैले हुए साम्राज्य की स्थापना की, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे हमको सही कथन चुनना है। ठीक है, दूसरा है कि प्रशासन में हिंदवी भाषा का प्रयोग करना शेरशाह के व्यवहारिक ज्ञान का द्योतक है। तो ये सही है कि प्रशासन में हिंदी भाषा का प्रयोग शेरशाह ने किया था। नेक्स्ट है उसने कठोरता से कानून व्यवस्था को लागू किया। ठीक है, तो कठोरता से लागू किया, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है कि शेरशाह ने सोने के सिक्के का चलन समाप्त कर दिया। तो ये आपका गलत है। इस तरीके से हमारा जो सही हो जाएगा स्टेटमेंट 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 22वें नंबर प्रश्न की, ठीक है, 22वें नंबर प्रश्न की, तो निम्नलिखित को सही काल क्रम में रखकर कूट में दिए गए उत्तरों का सही उत्तर चिन्हित करना है। ठीक है, तो 22वां नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करें, तो खानवा का युद्ध जैसा कि हम लोग जानते हैं 1527 में हुआ था।
ठीक है। पालखेड़ का जो युद्ध हुआ था वो आपका 1727 में हुआ था, 1727 में। चौसा का युद्ध अगर हम लोग बात करें तो ये 1539 में हुआ था, और अगर धर्मत की युद्ध की बात करें तो 1658 में हुआ था। तो इस तरीके से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में नहीं की गई थी? ठीक है। ऑप्शन है तारीख फरिश्ता, हुमायूंनामा, तारीख शेरशाही, तबकात अकबरी। तो 23 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसका हो जाएगा तारीख फरिश्ता। ये किन की रचना थी? तो ये हिंदू बेग की रचना थी। ठीक है, ये हिंदू बेग की रचना थी और ये अकबर के शासनकाल में नहीं रची गई थी। नेक्स्ट अगर हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें ये दिया गया है, 24वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि नूरजहां के संबंधियों एवं जानकारियों को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया? ठीक है, तो ये किन्होंने इस बात को लिखा है? तो इन्होंने एक तरीके से कौन लिखा है? तो ऑप्शन नंबर ए, मुतमिद खान ने लिखा है। ये जो थे वो जहांगीर के शासनकाल में थे। ठीक है, जहांगीर के टाइम पीरियड का ये इतिहासकार है, इन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न की बात करें तो कौन सा कथन सही है? सही स्टेटमेंट को चुनना है। ऑप्शन में दिया गया है आपका कि मुगल कालीन भारत में अमीर वर्ग यूरोप की तरह एक विधि सम्मत वर्ग थी। नहीं, मुगल अमीरों को उच्च स्तरीय प्रशासन में शामिल नहीं किया गया था, ये भी आपका गलत दिया गया है। ईरानी, तुरानी और शेखजादा अमीरों के बीच सामाजिक विभेद लुप्त हो गया था। नहीं, वह अमीर जिसके पूर्वज एक पीढ़ी से अधिक मुगल शासक की सेवा में रहते थे उन्हें खानजादा कहा गया है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सूची 1 को सूची 2 से आपका यहाँ पे सुमेलित करने का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। फ्रैंको बर्नियर, टेवर्नियर, पेलसाट, रॉल्फ फिंच। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम लोग बात करें तो आपका फ्रैंको बर्नियर का संबंध हो जाएगा आपका एक फ्रांसीसी चिकित्सक जो औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया तथा जिसकी यह मान्यता थी कि भारत में शासक की समस्त भूमि का स्वामी है। तो इस तरीके से ए का आपका 4 हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, टेवेनियर की बात करते हैं तो टेवेनियर एक फ्रांसीसी यात्री जो व्यवसाय से जोहरी था और शासक और शाहजहां एवं औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। उसी तरह अगर पेलसाट की बात करें तो ये हो जाएगी एक डच यात्री जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। रॉल्फ फिंच की बात करें तो ये हो जाएगी एक अंग्रेज यात्री जो अकबर के शासनकाल में भारत आया था। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम 27 नंबर प्रश्न की बात करें, 27 नंबर प्रश्न की बात करें तो सूची 1 को सूची 2 में आपको सुमेलित करना है। तो इजारा, हासिल, गला बख्शी और नाबूद। ठीक है, तो 27वां नंबर प्रश्न की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इजारा क्या हो जाएगा? लगान को ठेके पर देने की एक तरीके से प्रथा को इजारा कहा जाता था, है ना, इजारा कहा जाता था। उसी तरह अगर हम लोग हासिल की बात करें तो मुगल के अंतर्गत भूमि लगान की वास्तविक वसूली को हासिल कहा जाता था। गल्ला बख्शी की बात करें तो भूमि लगान निर्धारण और एकत्रण का मुगलों के अंतर्गत एक तरीका होता था। नाबूद की अगर हम लोग बात करें तो ये वह क्षेत्र जहाँ फसल खराब हो गई हो। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2413, यानी कि 2413 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर 28 नंबर प्रश्न की बात करें जो कथन और कारण से दिया गया है ना, स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, तो कथन और कारण दिए गए हैं। कथन में कि सैन्य दृष्टि के संदर्भ में औरंगजेब का शासन अलंकृत नहीं था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 28 नंबर प्रश्न की तो ये क्या है? गलत है। औरंगजेब का शासन अलंकृत नहीं था, ये गलत है। वह मराठों को नियंत्रण में नहीं ला सका, तो ये आपका सही है। ठीक है, वह मराठों को नियंत्रण में नहीं ला सका। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें ये स्टेटमेंट दिया गया है कि मुगल केंद्रीकृत सत्ता की वास्तविकता एक बात है, वह अच्छी थी अथवा बुरी थी वह दूसरी बात है। उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन में है जे.एफ. रिचर्ड्स, इरफान हबीब, सतीश चंद्र, जादूनाथ सरकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जे.एफ. रिचर्ड्स। ठीक है, जे.एफ. रिचर्ड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करते हैं 30 नंबर प्रश्नों की, तो इसमें दिए गए हैं मराठा साम्राज्य से संबंधित यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। शिवाजी के अंतर्गत केंद्रीय शासन के विभाग और विभाग के अध्यक्ष, तो उसको आपको सुमेलित करना है। तो राज, परिवार एवं दरबारी मामलों से संबंधित विभाग,
तो ये जो होते थे वो एक तरीके से मंत्री होते थे, है ना। उसके बाद विदेशी मामलों से संबंधित विभाग जो होते थे वो सुमंत होते थे, और शाही पत्र विभाग शाही पत्र व्यवहार संबंधी जो काम करते थे वो थे सचिव, और वित्त विभाग जो थे वो अमात्य के पास हुआ करता था। तो ऑप्शन हमारा 2341 ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कथन और कारण से संबंधित यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। कथन में दिए गए हैं कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य के तीव्र विघटन के लिए निर्बल राजनीतिज्ञ एवं अयोग्य सेनानायक उत्तरदायी थे। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो क्या है कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य के तीव्र विघटन के लिए निर्बल राजनीतिज्ञ और अयोग्य सेनानायक उत्तरदायी थे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें इस काल के मुगल राजनीतिक और अमीर अपने स्वार्थी की पूर्ति में व्यस्त थे, उन्हें साम्राज्य की नीति में कोई रुचि नहीं थी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 32वां नंबर प्रश्न की, कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में मात्र कौन सा प्रमुख उद्योग था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन में है कपास के निर्मित कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग, लोहा और स्टील उद्योग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कपास से निर्मित कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के एक युवा जिसने पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया, ऑप्शन है सुखदेव, राजगुरु, नामदेव, वसुदेव। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजगुरु, जो महाराष्ट्र से थे और उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं 34वां नंबर प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राम प्रसाद बिस्मिल। इन्होंने ही कहा था कि राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना। काकोरी कांड जो है उसमें ये इन्वॉल्व थे। ठीक है, नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें कालानुक्रम आपको व्यवस्थित करने की बात कही गई है ना। 35 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो जो मिंटो का जो कार्यकाल है, मिंटो का कार्यकाल है वो 1807 मिंटो का जो कार्यकाल है वो 1807 से लेकर 13 तक का कार्यकाल है। जॉन सॉर की अगर हम लोग बात करें तो 1793 से लेकर के 98 तक का काल है, और कार्नवालिस की अगर हम लोग बात करें तो 1786 से लेकर के 99 तक का टाइम पीरियड है। वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो 1774 से लेकर के 85 तक का टाइम पीरियड है। तो इस तरीके से 35 का ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम लोगों ने टोटल 35 प्रश्नों की श्रृंखला को देख लिया। अगर हम बात करें 36 नंबर क्वेश्चन की, तो पूर्वी ज्ञान यूरोपीय ज्ञान से घटिया है, यह टिप्पणी किसकी है। ठीक है, तो ये टिप्पणी किसकी है, तो ये टिप्पणी ऑप्शन में है चार्ल्स वुड, विलियम कैरी, लॉर्ड मैकाले, विलियम हंटर। तो 36 का जो ये प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर है वो लॉर्ड मैकाले हो जाएगा। इसका जो स्टेटमेंट है वो लॉर्ड मैकाले हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो नव राष्ट्रवादी किन्हें कहा जाता था। ऑप्शन है नरम दल, स्वराजवादी, गर्म दल और क्रांतिकारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गर्म दल। गर्म दल को नव राष्ट्रवादी कहा जाता था। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान किसने स्थापित किया। ऑप्शन में है लिटन, रिपन, कर्जन, मिंटो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कर्जन। ये 1899 से लेकर के 1905 तक का टाइम पीरियड था इनका, और इन्हीं के बीच इन्होंने कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना पूसा में की थी। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करें, अकाल आयोग 1899, रेलवे आयोग 1901, सिंचाई आयोग 1901, विश्वविद्यालय आयोग 1902। ये मतलब इनसे कौन कौन व्यक्ति संबंधित थे उनके बारे में कहा गया है। ठीक है, तो अकाल आयोग का संबंध एंथनी मैकडॉनल्ड से है। ठीक है, रेलवे आयोग का संबंध थॉमस रॉबर्टसन से है। उसी तरह अगर हम बात करें सिंचाई आयोग का संबंध सर मार्लिन स्कॉट मॉनक्रिफ से है। विश्वविद्यालय आयोग की बात करें तो थॉमस रेले इनसे संबंधित है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो निम्नलिखित कवियों में से किसने रूसी क्रांति 1917 के अभिनंदन में कविता लिखी थी। ऑप्शन है सुब्रमण्यम भारती, मोहम्मद इकबाल, सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सुब्रमण्यम भारती।
नेक्स्ट, अगर हम बात करें ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? ऑप्शन नंबर 1902, 1903, 1904, 1905। तो यहाँ मैं बता दूँ कि ढाका अनुशीलन समिति की जो स्थापना हुई थी वो 1906 में हुई थी। और किन्होंने किया था इनकी स्थापना? इनकी स्थापना पुलीन बिहारी दास, ठीक है, पुलीन बिहारी दास जी के द्वारा करी गई थी। लेकिन यहाँ पे 1906 का ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें यूजीसी नेट ने सभी को समान अंक दिए थे। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 1906 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम 42 नंबर प्रश्न की बात करें, जिसमें स्टेटमेंट दिया गया है कि मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, वी.डी. सावरकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो ये कथन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम 43 नंबर प्रश्न की बात करें तो 1947-27 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ किस लक्ष्य को लेकर हुआ? ऑप्शन में है महिला शिक्षा में वृद्धि, विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, महिलाओं के रोजगार को बढ़ाना, महिलाओं के मताधिकार के लिए अभियान चलाना। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महिला शिक्षा में वृद्धि करने से संबंधित 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 44 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो निम्नलिखित में से महिला मताधिकार, ठीक है, महिला को वोट देने का अधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किन्होंने किया? यानी कि महिलाओं को वोट देने के अधिकार मांगने के लिए भारत से कुछ शिष्टमंडल लंदन गए थे, तो उनका नेतृत्व किसने किया था? इनके बारे में यहाँ पे दिया गया। ऑप्शन में एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, सरला देवी, सरोजनी नायडू। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन प्लान, है ना, कैबिनेट मिशन प्लान के संबंध में सही नहीं है, यानी कि गलत है। ऑप्शन है कि इसने स्वतंत्र भारत, ये आपका 1946 से संबंधित है, ठीक है, 1946 से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन, इसने स्वतंत्र पाकिस्तान के निर्माण की मांगों को रद्द किया। दूसरा है कि इसने भारत के कॉमनवेल्थ से नाता तोड़ने के अधिकार को मान्यता दी। तीसरा है भारतीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य भारतीय होंगे। इसने गुजरात सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की गुंजाइश जताई। तो ये आपका नहीं था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच नेहरू लियाकत समझौते पर किस समस्या को हल के लिए 1950 में हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए, रियासतों के विलय के लिए, सीमा झगड़ों से निपटने के लिए, विदेशी संबंधों के लिए। तो 46 नंबर का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए नेहरू लियाकत समझौता 1950 में हुई थी। 47 नंबर प्रश्न की बात करें तो किस राज्य में पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू किया गया था? तो ये काफ़ी इजी प्रश्न है। ऑप्शन में तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। और राजस्थान के कहाँ पे हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका बागोर। और एक और प्रश्न पूछता है किस गाँव में हुआ था? तो बागोर के बगदरी नामक गांव पे हुआ था, ठीक है। तो ये गांव का भी नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 48 नंबर प्रश्न की तो 48वां नंबर प्रश्न की बात करें तो ब्लैक डेथ, है ना, ब्लैक डेथ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है 48 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन दिया है कि खून चूसने वाला पिस्सू जो काले चूहों के पर रहते थे ब्लैक डेथ के फैलने के लिए जिम्मेदार थे। तो ये सही थे। प्लेग को ब्लैक डेथ कहा जाता है क्योंकि इससे जानलेवा काली सूजन हो सकती है, ये भी सही है। यह भयानक रोग 15वीं शताब्दी में एशिया से यूरोप में फैला। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोगों का विचार था कि ईश्वर ने इनके पापों की सजा देने के लिए उस ब्लैक डेथ को भेजा, ये भी सही था। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नहीं पूछा है। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कथन और कारण से संबंधित दिए गए हैं। कथन में है कि सभ्यता अपनी सभी विविध पक्षों से इतिहास की विषय वस्तु बनती है। तर्क दिया गया है कि इतिहास के प्रति ऐसा सांस्कृतिक दृष्टिकोण इसे सभ्यता की जीवनी बना देगा। यानी कि 49 नंबर यानी कि दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। तो नेक्स्ट लास्ट नंबर प्रश्न जो है वो भी आपका हिस्टोरियोग्राफी से संबंधित है। स्टेटमेंट है कि पूर्वाग्रह और पक्षपात आलोचनात्मक दृष्टि को धुंधला करते हैं और आलोचनात्मक अन्वेषण को बाधित करते हैं। यह कथन
किस मध्ययुगीन इतिहासकार का है? ऑप्शन में है अल-बुरूनी, मिनहाज-उस-सिराज, इब्न खल्दून, जियाउद्दीन बर्नी। तो अगर हम बात करें तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्न खल्दून। इब्न खल्दून की जो रचना है तहकीकात-ए-हिंद है ना, इब्न खल्दून की जो रचना है तहकीक-ए-हिंद, उसमें इस बात का इन्होंने जिक्र किया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज टोटल 50 प्रश्नों की इस श्रृंखला को देखा। ठीक है, हम लोगों ने टोटल 50 प्रश्नों के इस श्रृंखला को आज हम लोगों ने देखा, जो आपके किससे संबंधित थे? जो आपके जून 2014 से संबंधित थे। तो ये हमारा जो PYQ का सीरीज़ है ये आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो रहा होगा। तो UGC नेट से रिलेटेड है, जिसमें आप लोगों को क्विक रिवीजन में एक तरीके से काफ़ी मदद करेगा। और उसके लिए चूँकि यहाँ पे बहुत कम समय में इस टोटल 50 प्रश्नों का हमने विश्लेषण किया है, तो इसलिए हमारे इस सीरीज़ का लाभ उठाने के लिए हमारे इस सीरीज़ से जुड़ें। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि और भी किस तरह के कंटेंट आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से चाहिए, जिससे आप लोग और भी एग्जामिनेशंस को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएँ। तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो तमाम तरह के कंटेंट आप लोगों को इस चैनल में उपलब्ध करवाए जाते हैं, उसका लाभ उठाने के लिए हमारे इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि हमारी ये जो सीरीज PYQ है वो आप लोगों को कैसी लगी। तो हमारी अगली वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।